नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज हम जो है वो इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप लोगों के एचपी टेट जेबीटी के एग्जाम में जो है इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाता है। उसमें आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस आपके हर एक पोर्शन में जो है वो पूछे जाते हैं जो भी आपके टेट एग्जाम होते हैं। और जिस क्वेश्चन पेपर को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका 12 जुलाई 2025 यानी कि अभी आप लोगों का इससे जो पिछले सेशन में हुआ था यानी कि जुलाई सेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट आप लोगों के पास जो है रहने वाला है कि किस तरीके से लास्ट टाइम के जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो ये जो आप लोगों के लिए क्लासेस हैं ये सभी के लिए रहने वाली हैं, चाहे आप जिस भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर आपसे जो है वो इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी आर्ट्स की। आपको पता है कि दोनों एग्जाम में आपसे जो है वो इंग्लिश पूछी जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। तो क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में? दे डैश all dead, he muttered dash himself। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। we were at all dead, या यहाँ पे we were all dead, he muttered at himself होगा। they are all dead, he muttered of himself होगा, या they were all dead, he muttered for himself होगा, या they are all dead, he muttered to himself होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दे है अपने साथ में प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। तो प्लूरल आपके पास ये सारे की सारी हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो आगे है यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सारे मर चुके हैं। ऑलरेडी पहले से ही बात हो रही है कि वो मर चुके हैं। ही मटर्ड डैश हिमसेल्फ, वो अपने आप में मटर्ड कर रहे हैं। मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, अपने में बोलना मतलब, ठीक है। तो वो खुद में बोल रहे हैं ये चीज। तो यहाँ पे ही मटर्ड टू हिमसेल्फ हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द हंटर डैश टेकन डैश सरप्राइज। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपके पास जो करेक्ट आंसर है? यहाँ पे द हंटर हैड टेकन एट सरप्राइज होगा, या द हंटर वॉज टेकन डैश सरप्राइज यानी कि फॉर सरप्राइज होगा, या वॉज बाय लगेगा, या इज एट लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द हंटर। अब यहाँ पे देखो जो पिछला क्वेश्चन था वहां पर भी आर हमारे पास दो ऑप्शन थी, वहां से आपको हिंट लग रही थी। यहां पर भी देखेंगे, यहाँ पे हैड है, यहाँ वॉज है, यहाँ वॉज है, यहाँ इज है, यानी कि वॉज हमारा दो बार आ रहा है। जो हंटर है डैश टेकन डैश सरप्राइज। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से है? टेक टुक टेकन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास यहाँ पर यूज हो रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यहाँ पर यूज हो रही है तो वो किस चीज के साथ में जा सकती है? अब आगे एट है, फॉर है, बाय है, एट है। सरप्राइज, बाय सरप्राइज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर बाय सरप्राइज होगा दैट मीन्स कि ये पैसिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस है इसके साथ में हमारे पास जो है वो बाय लग रहा है तो यहाँ पे वॉज लगेगा। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके पास दी हुई है। क्या कहा गया है? द करेक्ट एक्सप्रेशन इज वॉज टेकन बाय सरप्राइज। दिस इज द स्टैंडर्ड इडियोमेटिक यूसेज इन इंग्लिश। एक इडियम है आपके पास ये यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड डैश आउट डैश सर्च फॉर फूड। ये बोला जा रहा है जो गीज हैं वो वन मॉर्निंग जो है, जब जो गीज हैं वो क्या हुए? बाहर गए, आउट डैश सर्च फॉर फूड, खाने की सर्च में। तो यहाँ पे यानी कि खाने को ढूंढने के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए तो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। वेंट हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट ये भी थर्ड फॉर्म हो सकती है, ये भी थर्ड फॉर्म हो सकती है, लेकिन वेंट सेकंड फॉर्म है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। आगे क्या बोला है? हैड डैश आउट डैश सर्च। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस चीज की सर्च में? आउट ऑन सर्च फॉर फूड, आउट इन सर्च फॉर फूड, आउट एट सर्च फॉर फूड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गॉन इन हो जाएगा, यानी कि हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में वो बाहर गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ
फूड, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट टेंस गॉन यहाँ पे जरूरत है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, क्योंकि आपके पास जो है वो क्या लगा हुआ था, हैड लगा हुआ था, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमारे पास आनी थी। एंड इडियोमेटिक इन सर्च ऑफ फूड जो है एक ईडियम है, तो ये इकट्ठा आता है इन सर्च ऑफ, किसी चीज को जब हम ढूंढ रहे होते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ क्रिएटिव एक्टिविटी डैश बी फॉलोड डैश अ प्रेजेंटेशन बिफोर द क्लास। तो यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अ क्रिएटिव एक्टिविटी जो है वो फॉलो की जानी चाहिए डैश अ प्रेजेंटेशन बिफोर द क्लास, क्लास की प्रेजेंटेशन से पहले के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो की जानी चाहिए, चाहिए की सेंस में जब भी हम बात करते तो हमारे पास शुड फॉलो होता है। अगर हमारे पास शुड है तो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, अ क्रिएटिव एक्टिविटी शुड बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंटेशन बिफोर द क्लास। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है करेक्ट फ्रेज क्या हो जाएगी, शुड बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंटेशन। फॉलोड बाय जो है एक प्रॉपर कोलोकेशन है, ये इकट्ठा यहां पे आता है फॉलोड बाय, जैसे हम बोलते हैं ना फॉलोड बाय समथिंग, फॉलोड बाय समवन, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देन ही डैश सम स्वीट सिरप डैश इट एंड सर्व्स इट। देन ही, तब उसने जो है वो क्या किया, टेस्ट किया, पोर मतलब डालना दूसरे बर्तन में, टेस्ट करना, पोर यहां पे डालना। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पे, देन ही। पहली बात तो देखिए ये ही है, ये कैसा सब्जेक्ट है हमारे पास, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब का मतलब है या तो टेस्ट होगा या तो यहां पर पोर्स होगा। तो देखो पोर्स जो हर जगह पे है, टेस्ट भी हर जगह पे है, तो कुछ भी आ सकता है। अब सम स्वीट सिरप के बारे में बात कर रहे हैं, डैश इट एंड सर्व, जब जो है वो सर्व किया ना तो उसने उसको क्या किया, स्वीट सिरप को क्या किया, यहां पे डाला सम स्वीट सिरप। देन ही डैश सम स्वीट सिरप डैश इट एंड सर्व इट, उसने डाला तब सर्व किया। अगर सर्व करने की बात नहीं होती तो पोर करने की बात नहीं होती कि उसने दूसरे बर्तन में उस चीज को डाला, है ना। तो यहाँ पे सर्व किया क्योंकि उसने उसको डाला होगा ना, पोर किया होगा किसी बर्तन में, तो यहाँ पे टेस्ट वाली बात तो नहीं आती है ना। अब दो चीजें आ जाती हैं कि देन ही, तो यहाँ पे क्या हुआ, पोर किया उसने, पोर्स आ जाएगा। सम स्वीट सिरप एंड इट एंड होगा या ओवर इट एंड होगा, तो क्या हो जाएगा, एंड इट एंड, तो सेंस नहीं बन रही है। ओवर इट एंड मतलब ओवर, उसके अंदर उसके ऊपर डाला उसने, एक हमारे पास जो है वो जो चीज है सम स्वीट सिरप, उसने जो है उस पर डाला, कुछ स्वीट सिरप उसने डाला, तब जाके है उसने जो है उसको सर्व किया, तो उसके ऊपर डाला होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर्स एंड ओवर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको बताई है, द नेचुरल कंस्ट्रक्शन है हमारे पास यहाँ पे कि किसको यहाँ पे क्या यूज करेंगे, pour some sweet syrup over it. This fits common English uses in food context में अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेज, उसे क्या कहा जाता है, जो वाइल्ड पीपल हैं एक प्रिमिटिव स्टेज पे होते हैं, लुप्त अवस्था में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मॉन्स्टर कहते हैं, सैवेजेस कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सैवेजेस आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैवेजेस जो है वो रेफर करता है आपकी जो अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं, असभ्य लोग होते हैं, और प्रिमिटिव लोग भी हम उन्हीं को बोलते हैं। और क्या कहेंगे, फिटिंग द डिस्क्रिप्शन, इस प्रिमिटिव पीपल फिटिंग द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये फिट हो रहा है, तो अनसिविलाइज्ड हुआ आपके पास यहाँ पे सैवेजेस, ठीक है। यही यहाँ पे भी पूछा था, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेज, यानी कि जो वाइल्ड लोग होते हैं ना, बोलते हैं जंगली लोग है, असभ्य लोग है, तो उसको बोला जा रहा है यहाँ पे, उसको सैवेजेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोकन इन अ लो टोन, जो हल्की आवाज में बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, मटर्ड बोलेंगे या फिर सिरप बोलेंगे, न्यूसेंस बोलेंगे या अपलॉड बोलेंगे। अभी हमने पढ़ा पीछे बुदबुदाना, अपने आप में हल्की आवाज में बोलना, तो वो है हमारा मटर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, इन सारी चीजों को अगर आप हमारे कोर्स के अंदर जो है वो डीप डाउन जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक नंबर यहाँ पे दे रही हूँ, इस नंबर पर आपने कॉल करना है 70181 86561।
इस नंबर पर आपने कॉल करना है और यहाँ से आप जो है कोर्स को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, उसको आपने इंस्टॉल करना है, वहां से भी आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे कोर्स के अंदर आप लोगों को दोस्तों लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे अगर आप उनको अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको क्लासेस मिलेंगी। और उसके अलावा आप जो है यहाँ पे हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे एक कंप्लीट कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं और हमारी 4 to 5 आवर्स जो है वो डेली लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इस कंप्लीट कोर्स की फीस के बारे में बात करूं तो 3000 रुपीज आप लोगों के पास जो है वो कंप्लीट कोर्स की फीस रहेगी। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम पे करना है, बार बार आप लोगों को पे नहीं करना है। जिस टाइम पे आप एडमिशन लेते हो उसी टाइम पे आपको इस चीज को पे करना है, ठीक है। तो ये नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया, आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, आप यहाँ से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया हल्की आवाज में बात करने को क्या कहा जाता है, मटर्ड कहा जाता है, यानी कि बुदबुदाना। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लैंड विद नो वेजिटेशन, ऐसी जगह या ऐसी जमीन जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई फसल नहीं होती है, उसको आइलैंड बोलते हैं, बैरन बोलते हैं, पास्चर्स बोलते हैं या ग्रासलैंड बोलते हैं। तो वो बैरन होती है, यानी कि बंजर जमीन की बात कर रहे हैं हम। बैरन लैंड रेफर्स टू लैंड विदाउट वेजिटेशन, जहां पे कोई कृषि नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी। इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी, उसको क्या कहा जाता है, ब्रूज कहा जाता है, रेमेडी कहा जाता है, पेनेकिया कहा जाता है या इंजेलिटिस कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ब्रूज, हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ ब्रूज इज एन इंजरी, एक चोट है, वेयर स्किन इज डिसकलर्ड, जहां पर स्किन जो है वो क्या हो जाती है, मतलब यहाँ पे ब्लो का मतलब वो जल रही थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन का कलर डिसकलर हो जाता है, कलर फेड हो जाता है ड्यू टू अ ब्लो विदाउट ब्रेकिंग इट, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड को क्या कहेंगे, इंटरेक्टिव कहेंगे, इंट्राड्रेनल कहेंगे या फिर फेलिसिटेटेड कहेंगे या फैसिनेटेड कहेंगे। तो एक्सट्रीमली जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होती है उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना फैसिनेटेड, उसको क्या कहेंगे, फैसिनेटेड। बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, बहुत ही ज्यादा रुचिकर चीज को क्या कहा जाता है, फैसिनेटेड कहा जाता है। मींस डीपली और एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंपल पास्ट टेंस इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म। आपके पास सिंपल पास्ट टेंस है, आपने यहाँ पे इस चीज को जो है इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। पास्ट टेंस में होना चाहिए लेकिन इंटेरोगेटिव में, ये बोला जा रहा है सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव होना चाहिए। लेकिन अब देखो, अगर हम पास्ट की बात करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करो। हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, डिड होते हैं। और जब डिड लग गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंटेरोगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। जब इंटेरोगेटिव है तभी हमारा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहां पर आपके पास सिंपल बोला होता तो वर्ब की सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म होनी थी, तब हमारे पास कोई डिड नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कहां पर डिड दिख रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दो पे नहीं दिख रहा है, तो ये तो एलिमिनेट कर दी हमने यहां से, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे रीना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में है, विन वॉन वॉन होती है, ये रही आपके पास। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिड रीना विन द रेस, क्या रीना जो है वो रेस जीती, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपके पास इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट भी है, यहाँ पे आपने डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बस इतना यहाँ पे बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपके पास, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताना है आपको कि कौन सा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, हैड होता है। और साथ में कॉन्टिन्यूअस बोला है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस के साथ में क्या लगना चाहिए, बीन लगना चाहिए। दो चीजें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डिड, इसके साथ में क्या लगता है, बीन, और साथ में जब कॉन्टिन्यूअस लग जाता है तो
आईएनजी फॉर्म भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो कहां पर हमें जो है वो हैड दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। फिर बीन किसके साथ में दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। फिर आईएनजी कहां दिख रहा है, इसी में दिख रहा है ना, बाकी किसी में नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आप डिटेल देख सकते हो, आपको बताया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इंटरोगेटिव फॉर्म। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वहां पे डू और डज होते हैं जब हमें इंटरोगेटिव में बताना है, और जब डू और डज लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो डू डज कहाँ है, इन दो ऑप्शन में है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है आपके पास, यहाँ पे है। तो डज रीना विन द रेस, क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर यूज नहीं होती है डज के सेंस में, जो जब डू और डज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आपके पास स्ट्रक्चर दिया है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आपको बताना है। तो फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, क्या होते हैं, हैव होते हैं, विल हैव और शैल हैव, ये होते हैं आपके पास यहाँ पर जो है। और साथ में परफेक्ट की बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम यही देखेंगे विल हैव कहाँ है, विल हैव कहाँ है, इन पे नहीं है, ये ऑप्शन हमने डिलीट कर दी। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बोला तो यहाँ पे वॉन है। बीन कब लगना था, जब हमारे पास जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना था। इस तरीके से हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विल हैव लगा हुआ है, रीना सिंगुलर है, इसके साथ में विल लगना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिन वॉन वॉन लगी हुई है, और द रेस, ये वाला तब होना था जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म पे बताना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, सबसे पहले हमें वही ढूंढने हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है आपके पास वॉज और वर होने चाहिए आपके पास। साथ में हमने क्या कहा, इंटरोगेटिव बोला है ना, तो यहाँ पे इनके साथ में वर्ब की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, आईएनजी। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब देखना है, वॉज और वर कहाँ है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, ये दो तो कट हो जाएगी। फिर हमारी आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए, बीनिंग यहाँ पर भी है, और यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, और यहाँ पे बीनिंग लगा हुआ है। तो हमें पैसिव चेंज नहीं करना है कि हम यहाँ पे बीइंग लगा रहे हैं, हमें सिर्फ जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताना है, आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ वो चीज हो रही है। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये चीज कब लगती है, बीइंग, जब हमें पैसिव चेंज करने को बोला होता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओके, डिटेल आप लोगों के सामने है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वॉज वर लगता है, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, अगर आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज वर्ड। तो यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन है, रिप्लाइड द जो वाइज है आपके पास, दे लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज वर्ड आपको यहां पे बताना है। ठीक है, कि यहां पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, किसके लिए, ये है आपके पास अंडरलाइन वर्ड केयरफुली। ठीक है, दे लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज वर्ब, उसने जो है वो वाइजली तरीके से जो है वो बोला यहाँ पे लिसन केयरफुली। तो ये केयरफुली क्या है, क्या ये एक वर्ब है, क्या ये एक एडजेक्टिव है, क्या एक कंजंक्शन है, क्या ये एक एडवर्ब है। तो लिसन कैसे सुनने के बारे में बात हो रही है, केयरफुली सुनने के बारे में बात हो रही है। तो एक होता है केयरफुल, केयरफुल होता तो आपके पास एडजेक्टिव है। अब केयरफुली आपके पास लास्ट में क्या लगा है, एल वाई, तो जिसके लास्ट में एल वाई लगता है उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केयरफुली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ लिसनिंग, किस तरीके से सुनने के बारे में, मैनर तरीके के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज दे फ्लू इनटू द ट्री। तो यहाँ पे जो इनटू है क्या है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है। तो इनटू द ट्री, तो द ट्री क्या है हमारा, नाउन है, तो नाउन से पहले क्या लगता है, प्रेपोजिशन लगता है। और इनटू क्या है आपके पास, के अंदर, के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, एज दे फ्लू इनटू द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है आपके पास इनटू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपके पास, जो वर्ड है वो है आपके पास यहाँ पर हैप्पीनेस।
कि हैप्पीनेस क्या है आपके पास, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो हैप्पीनेस, हैप्पी से हमारे पास क्या बना, हैप्पीनेस बना, यानी कि जिसके लास्ट में आपने ध्यान रखना है ई डबल एस जिसके लास्ट में लगता है ना, वो क्या होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक टाइप का इमोशन है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट हैप्पीनेस इज अ फीलिंग नॉट टेंजिबल, हेंस एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक फीलिंग है आपके पास हैप्पीनेस, ठीक है। नेक्स्ट है I was stuck with utmost fear and astonishment। तो यहां पे आपके पास जो वर्ड है वो आपको बताना है fear and astonished। ये दो वर्ड हैं आपके पास, ये आपको बताना है I was stuck with utmost, बहुत ज्यादा डर और astonishment में फंसा हुआ था मैं, ये बोला जा रहा है। तो ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो मैं फंसा था, कहां पर फंसा था, किस तरीके से बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या है, नाउन है, अटमोस्ट फियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फियर एंड एस्टोनिशमेंट बोला हुआ है आर द नेमिंग वर्ड्स फॉर इमोशंस। बहुत ज्यादा डर और एस्टोनिशमेंट की बात हो रही है, तो ये फियर यानी कि डर के लिए आपके पास जो है वो नेमिंग वर्ड है। सो ये क्या होंगे, आपके नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिएचर पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर। ठीक है, जो क्रिएचर है उसने मुझे पिक कर दिया, कहां पर, थंब और फोर फिंगर के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिटवीन पूछा हुआ है कि बिटवीन का क्या है ये एक कंजंक्शन है या ये इंटरजेक्शन है, क्या ये एक एडवर्ब है, क्या ये एक प्रेपोजिशन है। तो बिटवीन लगा हुआ है, यहाँ के दो चीजों के बीच की बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रेपोजिशन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बिटवीन शोज द रिलेशनशिप ऑफ द पोजिशन, इट इज अ प्रेपोजिशन, पोजिशन को बता रहा है दो चीजों के बीच की। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है वो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। कमेटी है आपके पास, तो कमेटी में तीन लेटर्स हमारे जो है वो रिपीट होते हैं, MTEE। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 51 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये दोनों ऑप्शंस जो है गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दोनों ही जो है आपकी सेम है, COMMITTEE। तो ये दोनों हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी और सी दोनों ही आपकी यहां पर जो है वो सेम दी हुई है, तो आपने ये चीज देख लेनी है। ठीक है, ये चीज आपने यहां पे देख लेनी है, स्पेलिंग्स में दोनों सेम है, इसीलिए मैंने बी और सी आपको आंसर यहां पे बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन आपको जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी आपके पास वर्ड है। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है नेचुरल और अनप्लान्ड बिहेवियर। ठीक है, जो एक प्राकृतिक होता है, जो नेचुरल है ना किसी का बिहेवियर। तो स्पॉन्टेनिटी का यहां पर स्पॉन्टेनिटी है या स्पॉन्टानिटी है या क्या स्पेलिंग आपके पास यहां पर करेक्ट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी, तो स्पॉन आप सभी को पता है, खुद से लिख के देखिए इन चीजों को, और टेनिटी EITY ये होगा जिसको हम नेचुरल बिहेवियर कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द स्पॉन्टेनिटी मीन्स नेचुरल और अनप्लान्ड बिहेवियर। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप लोगों को यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। ऑर्फनेज, जिसको हम अनाथ आश्रम कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लिख के देखिए ऑर्फन कैसे लिखा जाता है ये, और एज क्या हो जाएगा, AGE हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑर्फनेज का मतलब क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है आपके पास, जो अनाथों का घर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अगेन पूछा है। इंग्रेडिएंट या इनग्रेडिएंट या इनग्रेडिएंट, जैसे बोलते हैं इन कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए आपको, तो इनग्रेडिएंट, इनग्रेडिएंट इस तरीके से बनती है आपकी स्पेलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनग्रेडिएंट। इस तरीके से आपने स्पेलिंग्स को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर को हम बोल रहे हैं, किसी भी चीज का जो मिक्सचर है।
अगेन आपको यहाँ पे शेड्यूल्स, जैसे हम पढ़ते हैं ना कितने शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शेड्यूल बोलते हैं ना हम इसको, वैसे शेड्यूल पढ़ते हैं लेकिन सी लगा हुआ है तो आप शेड्यूल करके आप इसको याद रख सकते हो। प्लान और टाइम टेबल किसी चीज का, उसको कहते हैं हम स्केड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अब यहाँ पे अपोजिट बताने हैं कि किसका अपोजिट क्या है। वर्ड है आपके पास ऑर्डिनरी, बोलते ना ये बिल्कुल ऑर्डिनरी सा इंसान है, सिंपल सा पर्सन है, तो इसका उल्टा पूछा है, अपोजिट मीनिंग पूछा है, तो एमिनेंट है, ऑस्पिशियस है, प्रॉस्पेरस है या ल्यूसिड है। तो ऑर्डिनरी हुआ आपका साधारण सा, ऑस्पिशियस होता है शक्की इंसान, प्रॉस्पेरस होता है जिसके पास बहुत धन संपत्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमिनेंट आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो आपको एक्सप्लेनेशन दी है, अपोजिट पूछा है, तो ऑर्डिनरी का मतलब है आपका कॉमन और एमिनेंट का मतलब है आउटस्टैंडिंग या फिर डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, तो जो आउटस्टैंडिंग है, जो असाधारण नहीं है, उसको एमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टार्डीनेस। तो टार्डीनेस का उल्टा पूछा है। अब टार्डीनेस का उल्टा क्या होता है, टार्डीनेस होता है जो एक टाइप का, यहाँ पे भी अपोजिट ही पूछा है। टार्डीनेस का होता है जो बिल्कुल टाइम का बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है, है ना, उसको बोलेंगे जो मतलब किसी भी चीज को लाइटली ले रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंक्चुअलिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो टार्डीनेस मींस जो लेटनेस है, जो लेट होता रहता है, लेट लतीफ जिसको हम बोलते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा आपके पास पंक्चुअलिटी, बीइंग ऑन टाइम, जो कि टाइम पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपोजिट बताना है। ट्रिम्पेथेंटिकली आपके पास जो है वो करेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो ट्रिम्पेथेंटली है आपके पास, इसका जो उल्टा पूछा है तो क्या होगा, करेजियसली होगा, फुलिशली होगा, डिफिडेडली होगा या फिर सक्सेसफुली होगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डिफिटेडली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रिम्फेंटली का आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो ट्रिम्फेंटली आपके पास वर्ड दिया है, इसका आंसर है डिफिटेड। तो ट्रिम्फेंटली का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है विक्टोरियसली, जीतने वाला जैसे हम बोलते हैं, और इसका अपोजिट क्या है, डिफिटेडली, हारने वाली सेंस को। तो यहाँ पे ट्रिम्फेंटली का मतलब क्या हुआ, विक्टोरियसली, जीतता है जो इंसान, मींस जीत। और यहाँ पे डिफिटेडली, डिफीट का मतलब क्या होता है, हार, तो विद अ सेंस ऑफ लॉस। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आपको यहाँ पे जो है वो अपोजिट बताना है करेज का। तो करेज आपको पता है कि क्या होता है, हिम्मत होता है, साहस होता है। इसका उल्टा क्या होता है, नाइट होता है, कोलोनल होता है, हॉटीनेस होता है, टिमिडिटी होगा। तो यहाँ पे करेज हुआ साहस और टिमिड क्या हुआ, डरपोक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिमिडिटी। तो करेज इज द ब्रेवरी और टिमिडिटी इज अ फियरफुलनेस, टेक ऑफ करेज, लैक ऑफ करेज, सॉरी टेक नहीं, लैक ऑफ करेज, जहां पे डर की, यहाँ पे जो करेज, साहस की कमी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगेन आपसे अपोजिट वर्ड पूछा हुआ है यहाँ पे, और वर्ड है आपके पास सीज, CEASE, सीज। इसका मतलब क्या है, पेरिस है, अपोजिट इसका परसिवियर है या पार्डन है या पैनिकिया है। तो सीज का मतलब क्या है आपके पास, सीज का मतलब होता है आपके पास किसी कोई चीज का रोकना, यानी कि स्टॉप। तो इसका उल्टा क्या होगा, किसी चीज को कंटिन्यू करना, उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे परसीवियर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीज का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना सीज फायर हो गया, यानी कि रुक गई वो चीज, ठीक है, स्टॉप हो गई। तो इसका उल्टा क्या है आपके पास, परसीवियर आपके पास जो है वो, यानी कि टू कंटिन्यू नॉट स्टॉप, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को इंग्लिश पोर्शन में बताए, जो कि आपके 2025 के जुलाई सेशन में पूछे गए थे। उसके हमने सारे के सारे 30 क्वेश्चन किए। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, अगर हमारे लाइव क्लासेस में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप वहां पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगेन मैं आप लोगों को एक नंबर दे रही हूं, 7018186561। इस नंबर पर आपने जो है वो कॉल करनी है, और यहाँ से आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को कोर्स की लाइव क्लासेस मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं,
PDF नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं हर क्लास के बाद में, और आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स की फीस, वन टाइम फीस आप लोगों की रहेगी 3000 रुपीज। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया हुआ है, उस नंबर के थ्रू भी आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।